नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा और झारखंड विधानसभा के चुनाव की तारीखें तय हो गई। तय हो गया कि वहां कब मतदान होगा और कब मतगणना होगी। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में मतदान होगा और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में भी मतदान होगा। 23 नवंबर को वहां का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्या लोग ईवीएम पर भरोसा कर सकेंगे? उसके नतीजों पे भरोसा कर सकेंगे? उसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ किया है? नहीं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इस पर सवाल किया गया तो जवाब कुछ नहीं था। को मालूम है वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, दो बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में एक पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें बाय द वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जवाब सिर्फ यही था कि जो 20 शिकायतें मिली हैं, हम इंडिविजुअल सबको लिख के भेजेंगे और जो भेजेंगे वही वेबसाइट पे, यानी सवाल जवाब नहीं होगा। हम एक तरफा फैसला सुना देंगे और ईवीएम 100% करेक्ट है। मैं भी मान लेता हूं करेक्ट है, लेकिन जहां जहां अविश्वास पैदा हो रहा है उसकी पारदर्शिता को प्रदर्शित करने का काम आप क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं सौंपते हैं कि हाँ चलिए आप सामने खड़े होइए, हमारे भी एक्सपर्ट होंगे, आपके भी होंगे, आप हैक करके दिखाइए, आप गड़बड़ी करके दिखाइए। अच्छा होता, पूरा देश देखता, दुनिया देखती और एक विश्वास बनता। लेकिन यह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है यह बताता हूं। दूसरी तरफ सरकार गैंगस्टर बन गई है। सरकार गैंगस्टर बन के दुनिया में भारत की बदनामी करा रही है, और इधर भारत के अंदर जो जो हो रहा है वह अपने आप में प्रयोग, संयोग, सब कुछ। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई नाम से एक गैंगस्टर तैयार किया गया। उसका चेहरा है, उसके चेहरे पे अजीत डोभाल, अमित शाह और तमाम उनकी पूरी जो गैंग है वो गैंग ऑपरेट करता है। इस ऑपरेशन में जो भारत में हुआ उस पर बात करूं, उसके पहले कि कैसे कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले निज्जर की हत्या की गई, और निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा की सरकार ने अपनी वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एनआईए जैसे अपने यहां होती है, वहां की जो है, उसने जांच की और उसने बताया कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई के जरिए भारत सरकार ने के कुछ लोगों ने यह काम कराया, मर्डर कराते हैं, और इसके वो तथ्य देते हैं। I think it is obvious that the government of India made a fundamental error
in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. That is why we have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today. भारत सरकार उस पर जांच और कार्रवाई करने की बजाय, एक विश्वसनीय माहौल बनाने की बजाय, वो उनके 6 राजनयिकों को निकाल देती है। निकाल दीजिए, कनाडा को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत को पड़ता है, क्योंकि भारत के लोगों को वहां रोजगार मिलता है, भारत के लोगों को वहां शिक्षा मिलती है। कनाडा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कनाडा के साथ ये होने का असर अमेरिका से भी पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से भी पड़ता है और कई कंट्रीज से पड़ता है। यानी भारत के लिए उस भूमि में एक निगेटिव माहौल बनता है। बहरहाल इधर आ जाइए आप, भारत के बगल में श्रीलंका है, वहां से भारत के संबंध खराब हो गए हैं। भारत के संबंध खराब हो गए हैं बांग्लादेश से, भारत के संबंध खराब हो गए हैं म्यांमार से, भारत के संबंध खराब हो गए नेपाल से, भारत के संबंध खराब हो गए मालदीव से, भारत के संबंध खराब हो गए हैं भूटान से, और भारत के संबंध खराब हो गए हैं, पहले ही थे, पाकिस्तान से और चीन से। चीन ने क्या शुरू कर दिया है? चीन ने पहले अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में गांव बनाए, तमाम गांव बसाए, और बसा करके भारत की जमीन, भारत की सुरक्षा, उसको खतरा पैदा किया। डोकलाम पे रोड बना ली और वो सब काम कर लिया जिसका भारत बार बार विरोध करता था। उधर अब पेंगोंग झील जो भारत के हिस्से में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में उसको भारत में शामिल कर लिया गया था, और उस पेंगोंग झील पे के उस पार ही चीन था। अब उसने पेंगोंग झील पे भी आधी पे कब्जा कर लिया है और उसके आसपास गांव बसा दिया है, एयर स्ट्रिप बना लिया है जिससे अपने युद्धक अभ्यास कर सके। 6000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन कब्जा कर ली, और यह सब करने के बाद भी नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर, किसी के भी मुंह से एक चू आवाज नहीं निकलती, भाजपा के मुंह से आवाज नहीं निकलती। चीन के नाम पे हालत बिगड़ जाती है, डर जाते हैं, यह माहौल है। बहरहाल वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिससे कहते थे जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा बात नहीं करेंगे, आज स्थिति यह है कि उसी पाकिस्तान में जाकर के हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अब एससीओ मीट में शामिल हो रहे हैं और वहां पे गलबहियां डाल रहे हैं, और जो स्थितियां हैं वो शर्मनाक है। लगातार चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में, वो चिंताजनक है। और बार बार हम कहते हैं पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन हम पाकिस्तान के सामने जाके डर जाते हैं, यह हालत हो गई। बहरहाल ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात आता हूं। जो गैंगस्टर का नेटवर्क है उसके जरिए भारत में हत्याएं कराने का प्रयोग किया जाता है। आपको याद होगा, चंद लड़के को ही हायर करता है और हायर करके अतीक अहमद की पुलिस अभिरक्षा में हत्या करता है, जो पूर्व सांसद थे, पूर्व विधायक थे, और उनके पूर्व विधायक भाई अशरफ की हत्या कर देता है, सरेआम कर देता है। और जिस पिस्टल से करता है वो पिस्टल प्रतिबंधित बोर की होती है, यानी सेना पुलिस के ही लोग यूज करते हैं, और वो बड़ी महंगी पिस्टल होती है। उनकी औकात नहीं थी कि वो खरीद सके या ले सके, तो इस तरीके से और चंद पैसे के लिए कर देते हैं, और बाद में सबको क्लीन चिट देने का काम सरकार कर देती है। इसी तरीके से बिल्कुल बाबा सिद्दीकी की हत्या मुंबई में की गई, और वहां पर भी जिस तरह से लड़के हायर किए गए, बड़े गरीब घरों के हैं और बहुत सारी, उन्होंने भी
जब प्रतिबंधित बोर यानी 9mm की पिस्टल से उनकी हत्या की, और जिस समय हत्या की, देखिए आप कितना अच्छा प्लॉट तैयार किया गया। जिस समय वो कार में बैठने जा रहे थे, जुलूस निकल रहा था रामनवमी का, उसी दौरान अचानक आते हैं और कर देते हैं, और वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाते हैं। पुलिस उनको बड़ी सुरक्षित वातावरण में ले भी जाती है और सब ये करके खुलासा भी कर देती। वहां पर भी यही हुआ था, यहां पर भी यही हुआ। इसी तरीके से कुछ और घटनाएं हुई, चाहे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले मामले में हो, चाहे दूसरे मामले में, चाहे अंबानीज के घर के सामने जो है डराने की कोशिश हो, इन सारे मामलों में। और फिर नाम किसका आता है कि गुजरात की साबरमती जेल में बैठा हुआ लॉरेंस बिश्नोई ये घटनाएं कर रहा है। इससे वो खौफ का वातावरण बनाता है। और फिर मुंबई का वसूली रैकेट, कैसे वसूली करनी है बिल्डर्स से, कैसे वसूली करनी है बॉलीवुड से, कैसे वसूली करनी है तमाम अन्य पूंजीपतियों से, उस पे काम करता है। और ये वसूली वहीं तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान में भी वसूली करेंगे, गुजरात में भी करेंगे। उसी डर को दिखा करके वो वसूली हरियाणा में भी हो रही है, वो वसूली पंजाब में भी हो रही है, वो उत्तर प्रदेश के भी बॉर्डर पे हो रही है, एनसीआर में, और कुछ और जगह हो रही है। तो ये पूरा एक नेटवर्क है। और ये चल कहाँ से रहा है? सरकार के प्रोटेक्शन से। क्यों कह रहा हूँ सरकार के प्रोटेक्शन का? क्योंकि मुंबई पुलिस ने कहा कि इस मामले में चूंकि जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई ने कि हत्या कराई है, तो हम उससे कस्टडी में लेना चाहते हैं, जिससे पूछताछ करें। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, यानी वही गृह मंत्रालय अमित शाह वाला, वो मना कर देता है, कहता है नहीं देंगे। अब आप एक चीज सोचिए, अजीत डोभाल वो कनेक्शन विदेश में, और फिर यहां, और करीब जब नेटवर्क उसका बताया जाता है कि 700 शूटर हैं उसके पास, और जिस तरीके से कराता है नेटवर्क, बता सब गुजरात की जेल में बैठ के सारे प्लान होते। उधर अडानी के पोर्ट से उसी तरह सिंडिकेट पूरे देश में ड्रग्स की सप्लाई करता है। तमाम ड्रग्स पकड़ी गई हैं, कहीं 5,000 करोड़ की, कहीं 5500 करोड़ की, कहीं 2,500 करोड़ की, कहीं 20,000 करोड़ की, कहीं 25,000 करोड़ की, ऐसे पकड़ी जा रही। अब थोड़ी बहुत नहीं पकड़ी जा रही कि लाख की है, करोड़ की है, अब हजारों करोड़ों की पकड़ी जा रही। और इसके पीछे कहां से आता है? सारा पूरा जो रैकेट है वो अडानी पोर्ट से शुरू होता है, और उसमें जो खेल है वो समझने वाला है। बहरहाल इसी बीच में चुनाव की घोषणा शुरू हो उसके पहले कैसे 30 सितंबर को अडानी को 250 एकड़ जमीन मुंबई में दे दी जाती है। फिर उसके बाद में 10 अक्टूबर को उसे फिर 200 एकड़ जमीन दी जाती है, और फिर उसको 14 अक्टूबर को फिर 150 एकड़ जमीन दे दी जाती। तो इस तरीके से लगातार अडानी को जमीनें सौंप देना, मुंबई की कीमती जमीनें सौंप देना, और अडानी को बिजनेस दिलाने के लिए कैसे नरेंद्र मोदी एजेंट की तरह विदेश जाते हैं, तमाम देशों में जाते हैं और उन्हें धंधा दिलाते हैं। ये धंधा दिलाने का उनका पूरा मॉडल है। आप इसमें फंसे रहे, और आपका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आप महंगाई में फंसे हैं, खाने की स्थिति नहीं है, भूखमरी में भारत 105 नंबर रैंक पर आ गया है दुनिया में, और बद से बदतर हालत है, महंगाई आपको लूट रही, सब कुछ हो रहा है। इन सब से आपका ध्यान भड़का के आपसे वसूली होती है टैक्स की और दूसरे तरीके से, और उसके बाद में सरकार दंगे करवाती है, सरकार दंगे कराती है। उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ बहराइच में, सांप्रदायिक दंगा, सरकार का प्रायोजित। ये वैसे ही है जैसे 2002 में गुजरात में हुए थे। गुजरात में तो कांग्रेस के नेता जो सांसद भी थे वो उसमें मारे गए थे, और उनका परिवार पूरा उसको सफ़र किया था, घर जला दिया गया था, और जिस तरीके से वह बेकरी कांड मशहूर है, और उसमें उन्हें न्याय नहीं मिला। इसी तरीके से जब बहराइच में होता है तो एक गोपाल मिश्रा करके लड़का जिस तरीके से दंगे फैलाने का काम करता है, और उसके बाद में वो मार दिया जाता है। कौन मारता है पता नहीं,
आरोप मुस्लिम पक्ष पे लगाया जाता है, लेकिन मरने वाला गरीब, मारने वाला पता नहीं, और आरोप मुसलमान पे। और स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि आपके बच्चे तो दंगाई बनाए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, लेकिन इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, इनके बच्चे कोई भी धर्म बचाने नहीं आएंगे, इनके बच्चे कोई धर्म की बात नहीं करेंगे। तो आप धर्म की ठेकेदारी करेंगे और मरेंगे, वोट भी इन्हें देंगे, ये ऐश करेंगे, सत्ता संभालेंगे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, बड़े बड़े शेखों से मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। उनके लिए धर्म नहीं मायने। धर्म की अफीम आपको, नशा आपको चटाकर आपको मरवाना है और खुद की सत्ता है। यही मॉडल, तो यही नरेंद्र मोदी का मॉडल है। इसी मॉडल पे काम हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि आप सुधरिए, समझिए। ये आपके मरवा करके, आपको अनाथ बना के, आपको विधवा बना के, आपको के बच्चे को आपको वो करके और अपने लिए करते हैं। इस देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है, उसका कारण अन्याय है। देश में किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं और इससे लोगों को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है और इसीलिए देश में नफरत और हिंसा फैल रही है। अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मगर इसके बारे में टीवी में आपको कभी नहीं दिखेगा। आप क्या है? आप याद करिए, 1989 के पहले तो ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस सत्ता थी उसी यूपी में। जब मंडल कमंडल का खेल शुरू हुआ तो ये सब शुरू हो गया और अब ये होते होते इस रूप में आ गया है। तो गैंगस्टर, दंगे, हत्याएं और देश का बेड़ा गर्क करके सिर्फ अदानी के लिए काम हो रहा है, क्योंकि अदानी का पैसा आपकी धर्मांधता और इनकी सत्ता और ये गैंगस्टर का खेल। देश जाए भाड़ में, किसी को कोई लेना नहीं, यह खेल चल रहा है। तो अभी भी वक्त है, सावधान हो जाइए। महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव है, पूरी ताकत से वोट दीजिए। जब ज़्यादा वोट देंगे तो ये मशीनें कोई खेल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मशीनें 2, 4, 10 बदली जाती हैं। बाकी आप यदि कर लेंगे तो सारा काम फिट हो जाएगा। इसलिए सावधानी से, ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होइए, क्योंकि कांग्रेस के अलावा, राहुल गांधी के अलावा कोई भी विकल्प बेमानी है। आप बंटेंगे तो सही में कटेंगे। अपने वोट को बंटने मत दीजिए, एक जगह ले जाइए। यही एकमात्र विकल्प है। जय